मुझे डिवोर्स चाहिए अभी। इसी वक्त सुना आपने वह जो आज ही कुछ घंटे पहले उससे शादी करके आई थी, 16 श्रृंगार किए, उसकी सेज सजाए बैठी थी, मुंह दिखाई में वह उससे डिवोर्स मांग रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज की रात मुझसे डिवोर्स मांगोगी और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? वह उसे बाजू से पकड़ते उसे हिलाया था, जबकि शोभा का दिल पसलियों से तोड़कर बुरी तरह से बाहर आने को मचल गया था। आपसे कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अभी डिवोर्स चाहिए अंकल। वह बड़ी बेध्यानी में उसे अंकल कह गई थी। अगले ही पल सुभाष उसके होठों से चिपकता उसे इस बात की सजा दे गया था। वह बुरी तरह से तड़पी थी और छटपटाई थी। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियां ले गई थी। सुभाष उसे अंकल का मतलब अच्छे से समझा था। उसके होंठ पर हल्का सा कट देते पीछे हटा था। आइंदा इस जुबान को सुभाष तक ही सीमित रखना, वरना 9 महीने के बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते हुए तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। सुभाष ने अपना शेरवानी एक तरफ उछालते अपनी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोल गया था। उस वक्त उसे और ज्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। वह अपने होठों को रगड़ती उसकी तरफ गुस्से के अंदाज में देखने लगी। तुम कह रहे हो ना 9 महीना, यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं? आप 9 महीने की बात कर रहे हैं। शोभा का अपने होठों को रगड़कर उसका दिया हुआ निशान मिटाते देखकर वह अंगारों में जला था और अगले ही पल फिर से उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता। इस बार बहुत गुस्से से उसकी सिसकियों का गला घोट गया था। उसकी रुकती सांस महसूस करते हुए जरा सा पीछे हटा। आइंदा मेरा दिया हुआ निशान भी मिटाने की कोशिश की तुम, और कहाँ निशान दूंगा, तुम समेट भी नहीं पाओगी। सुभाष उसे गुस्से से घूरते झटके से उसकी कलाई छोड़ा। आप बहुत बुरे हैं। अपने होठों पर होती जलन को महसूस करती उसके तरफ शिकायती निगाह से देखते हुए बोली, जबकि सुभाष ने सर झटकते हुए बाथरूम का दरवाजा पकड़ लिया। उसके जाते ही शोभा गुस्से से लहंगा संभालती बिस्तर पर ढेर सी हो गई थी। उसे अपने होठों पर बहुत तेज दर्द महसूस हो रही थी। अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि सुभाष ने उसके होठों को इतनी बेदर्दी से निशाना बनाया है। वह तो जब भी सामने आता था बहुत डिसेंट तरीके से बात करता था, हमेशा नरम शब्दों का इस्तेमाल करता था, बल्कि जिंदगी में कभी सुभाष ने उसे ऊंची आवाज में भी बात तक नहीं की थी। और आज जब एक हादसे की वजह से उसकी जिंदगी में वह दाखिल हो गई थी तो अपनी सारी शराफत भुलाकर बेशर्मी पर उतर आया था। लेकिन शोभा ने भी सोच लिया था उसे क्या करना है। झट से उठती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी। सुभाष ने बाहर आते कमरे में उसे ना पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाजा देखा। गुस्से से गहरी सांस भरते दराज से सिगरेट की डिब्बी निकालता लाइटर से सिगरेट जलाता बालकनी में चला गया। आज सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ था। उसे तो अब तक यह सब एक सपना सा लग रहा था। शोभा सुभाष के चाचा के बेटे की बचपन की मंगेतर थी और यह सत्ता उसके पिता गजेंद्र ने तय की थी। शोभा के माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा ने जोर रखा था, क्योंकि शोभा अनाथ थी और चाचा ने जो कहा उसने मान लिया था। इसलिए शोभा अपनी उस रिश्ते की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन प्रेम से उसकी कभी आमने सामने बात नहीं हुई थी। उसकी मंगनी को उसने कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वह प्रेम को लेकर कोई सपना सजाती, लेकिन उसे सुकून था कि शादी के बाद उसका भी अपना कोई घर होगा। यह सुकून आज उसकी शादी वाले दिन बुरी तरह से टूट गया था, क्योंकि शोभा की बारात नहीं आई थी और शोभा सुभाष की गली में ही रहती थी। सुभाष के चाचा का घर थोड़ा सा दूर था। शोभा का घर और सुभाष का घर बिल्कुल आमने सामने था। सुभाष को वह बचपन से देखती आई थी। प्रेम किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसलिए यह घर छोड़कर चला गया था। सुभाष की माँ बहुत रोई थी। सुभाष के पिता गजेंद्र प्रसाद ने उन लोगों के हाथ भी जोड़े थे। अपने भतीजे की किए गए गलती की माफी भी मांगी थी, लेकिन शोभा का सामना ना कर सके। शोभा गजेंद्र प्रसाद को बहुत प्यारी लगती थी। वह हमेशा उसको एक बहू के रूप में देखते आए थे। यह शादी भी गजेंद्र प्रसाद ने ही लगाई थी। वह उसके साथ यह सब देखकर बर्दाश्त ना कर पाए। उनके सामने उनका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद उनका बेटा सुभाष आया था। सुभाष को अचानक ही गजेंद्र साहब ने इस शादी के लिए कहा था। वह गुमसुम सा हो गया था। अपने पापा की इज्जत और उनकी इच्छा का भ्रम रखते हुए वह शादी के लिए मान भी गया था, लेकिन शोभा बुरी तरह से घबराई थी।
शोभा के लिए सुभाष का रिश्ता पहले ही पमी से तय कर रखा था। सुभाष की मां लता देवी अपनी दोस्त सावित्री देवी की बेटी पमी को लाना चाहती थी। इस बात से वह सभी राजी थे, पर किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। जोड़ा तो शोभा से बनाया गया था, तो पमी से शादी कैसे कर लेता। सिगरेट को जूते के नीचे मसलते ताजा हुआ, अपने कपड़े उतारे, गाल पर हाथ जमाए। उसे ठंडी हवाओं के झोंकों ने काफी हद तक उसे सुकून में किया था। उसने यूं ही नीचे देखा तो उसकी निगाहें शादी में आए पम्मी पर जा ठहरी थी। पम्मी की निगाहें भी सुभाष पर ही थी। उसकी आंखों में रेरों आंसू थे जिन्हें वह देखता सुभाष अपने होठ भी गया था। चुप से पलटा, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जबकि पम्मी ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे थे। सुभाष वापस अंदर आया तो शोभा को बिस्तर पर कंबल में मुंह देकर लेटे देखा। अपने हंट भी गया, चुपचाप लाइट ऑफ करता। वह भी बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसी पल शोभा करंट खाकर उठी। आप यहाँ नहीं सो सकते? क्यों नहीं सो सकता? वह उसके तरफ मुंह फेरता, माथे पर बल डाले पूछने लगा। बस नहीं सो सकते, प्लीज आप यहाँ। वो बेबस होकर बोली, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। शोभा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। तुम हो कि इसे और हवा दे रही हो। अगर मुझे गुस्सा आया तो सारी रात सोचती रहोगी कि बिस्तर पर क्यों सोई। वह अपना तकिया जोर से पटकते आंखें नीचे बोला, आप मुझ पर गुस्सा ना करें। अब सुभाष वह फिर से अपने जुबान के जोहर दिखाने लगी कि उसके इतना गुस्सा करना शोभा को डरा गया था और वह इस बात की तेजी महसूस करती एकदम चुप हो गई। शोभा, प्लीज चुप कर जाओ, मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में 1 से ज्यादा बार अपना अधिकार तुमसे वसूल कर लूंगा। तुम सुबह चलने के लायक नहीं बचोगी। वह इतना बेशर्मी से बातें कर रहा था कि शोभा लाजवाब होती चुप हुई थी, बल्कि वह तो गूंगी बन गई थी। आखिरकार सुभाष क्यों उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था। खैर, अगर कुछ करना होता तो बोलता नहीं। वह दिल ही दिल में खुद को तसल्ली करती। उससे दूरी रखते हुए तकिए पर सर रखकर सो गई। अब की बार उसे चुपचाप लेटा देखकर वह भी बिल्कुल चुप से आंखें मूंद गया था। शोभा ने मुंह फेर कर डिम लाइट में उसे देखने की कोशिश की। वह अपनी आंखें नीचे हुए था। वह 30 साल का भरपूर नौजवान मर्द था। बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था और उस पर उसके कॉलेज की लड़कियां मरमिटी थी और कई लड़कियों की नजर उस पर थी, लेकिन उसकी मां ने उसका नाम अपनी दोस्त की बेटी के साथ जोड़ रखा था, जिस पर सुभाष ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अपनी मां के पसंद पर ही खुश था। उसका ज्यादातर ध्यान अपने पढ़ाई और बिजनेस की तरफ था। अपने होटल को दिन अब दिन दुगनी रात चौगुनी करता नहीं थकता था। उसका बिजनेस हवाओं में उड़ रहा था और पैसों की रेल पेल इतनी थी कि वह उसके घर में उसकी बहन और माँ हर रोज नई ड्रेस के कपड़े लाती और पहनती। घर के डेकोरेशन जेवर पर खूब पैसे खर्च करती थी। अलग अलग कपड़े खरीदती, उस पर पैसे खर्च करती। घर में नई नई चीजें लाती रहती और बहुत खुश थी। पर उनकी खुशी को शोभा के नाम का ग्रहण लग चुका था। वह अभी तक उससे बहुत गुस्सा थी। तभी गजेंद्र प्रसाद दाखिल हुए। वह उनके तरफ मुड़े। क्या सोचा है आपने? सुभाष की शादी शोभा से करवा दी। आप जानते हैं ना, सुभाष और पम्मी का रिश्ता तय हुआ था, तो फिर आपने कैसे उसकी शादी कर दी? तेज शब्दों में बोली थी। आप अपनी टोन थोड़ा कम रखिए। वह अपनी कलाई से घड़ी उतारकर एक तरफ रखते उन्हें गुस्से से कहने लगे, मेरे बेटे की शादी कर दी। आपने मुझे इस फैसले में शामिल तक नहीं किया और आप कह रहे हैं मैं भड़कू भी ना। वह उनके पास बैठी बड़े गुस्से से रोते हुए बोली थी, जी बिल्कुल, आप जानती है कि यह शादी बहुत जरूरी थी और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं था। इसलिए बहस मत करो मेरे साथ। मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से दुख रहा है। गजेंद्र साहब ने बेड के साइड से टेक लगाते हुए कहा, यह शादी समय के तालमेल को देखते हुए बहुत जरूरी था। लेकिन एक बात आप याद रखना गजेंद्र साहब, मैं शोभा को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे लिए वह शोभा की पत्नी के रूप में मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं और मैं सुभाष की पम्मी से दूसरी शादी करवाऊंगी। गजेंद्र साहब अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनते हुए दंग रह गए थे। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही है? शोभा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए वह मेरे दोस्त की बेटी है और मुझे जान से प्यारी है।
मैं उसके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उसे मेरी वार्निंग समझो तो ज्यादा ठीक रहेगा। गुस्से से कहते हुए उठते बाथरूम की तरफ बढ़ गए थे, जबकि लता देवी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद की और चुप हो गई थी। लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। इधर शोभा सुभाष को देखते देखते सो गई। वह उसकी धीमी सांसों का टकराव महसूस करते हुए अपनी आंखें खोल उसे देखने लगा। वह अभी तो 3 दिन पहले ही कितनी खुश थी, अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हुए खुश हो रही थी। वह छोटी सी मासूम लड़की थी, सुभाष की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, जिसका अंदाजा सुभाष को भी नहीं था। अचानक से भगवान ने उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़की से जोड़ दी जो उसी के घर के सामने रहती थी, हमेशा उसकी नजरों के सामने रही। लेकिन सुभाष ने उसे कभी गलत नजरों से नहीं देखा था, पर आज तो वह उसके साथ शादी जैसी पवित्र रिश्ते में जुड़ गई थी। सुभाष ने अपनी आंखें मींची। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, सुभाष दिल ही दिल में सोचता। उसे देखने लगा। मुझे डिवोर्स चाहिए, उसकी कही गई बात को याद करते हुए अपने होठ जोर से बंद कर गया। समय को ध्यान में रखते हुए यह शादी बहुत जरूरी थी। सुभाष की आज ही शादी हुई थी और आज ही उसने इस तरह की बात की। सोचते हुए वह मुंह फेरने लगा कि अचानक से शोभा ने करवट उसके तरफ लेते उसके करीब होते अपनी बाजू सुभाष के सीने पर रखती उसका दिल एकदम से धड़का था। खुद पर काबू पाती वह धीरे से उसका हाथ पीछे करके अगले ही पल वह फिर से नजदीक हुई। इस बार सुभाष ने झटके से उसके बाजू को पीछे झटका था तो नींद में डूबी हुई आंखें एकदम से खोली थी। रंग से सो जाओ, क्यों हाथ पैर इधर उधर पटक रही हो, वह नींद में डूबी आवाज में बोला था। तुम मुझे इतना क्यों उस्का रही हो, ताकि मैं अपना अधिकार वसूल करूं तुमसे, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके अपना अधिकार ले लूं। और इस तरह की बातें कहता उसे एक पल में डरा गया था। लेकिन वह जानती थी सुभाष कभी भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छुएगा, जबकि वह सोचते कुछ देर पहले ही अपने होंठ पर गहरे निशान उसके मोहब्बत को भूल गई थी। पति अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, ऐसे बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और यह बात बड़ी मासूमियत से बोली थी। अच्छा फिर प्यार मोहब्बत से अपना अधिकार ले लेता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा। वह उसे खींचकर अपने पास किए तो उसकी नींद भग से उड़ गई थी। सुभाष अंकल, वह बोलते बोलते फिर से रुक गई। बोलो ना, वैसे भी मेरी जुबान कुछ मीठा चखना चाहती है। सुभाष ने अपने होठों से उसकी जुबान को अपने पकड़ में ले गया, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। सुभाष अंकल, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब वह फिर बुरी तरह से गुस्सा हुआ था। वह खुद को छुड़ाती उससे पीछे होती अपना सर तकिए पर रखती, उसके तरफ चाहत की नजरों से देखते धीमा सा मुस्कुराया था। उम्मीद है आइंदा के लिए यह बात जरूर ध्यान में रखोगी और डिवोर्स जैसा शब्द दोबारा अपने होठ पर नहीं लाओगी। मेरे लाने या ना लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दिनों में ही आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। वह बड़ी विश्वास के साथ बोली थी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। सुभाष ने उसकी तरफ देखा, हैरानी और गुस्से से पूछने लगा। ठाट में अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी हैसियत और औकात का बहुत अच्छे से अंदाजा है। वह दर्द भरे शब्दों में बोलते सुभाष को बहुत कुछ याद दिला गई थी, जिस पर सुभाष सिर्फ अपने होठ बंद करके रह गया, जबकि उसकी चुप्पी शोभा को बुरी तरह से तकलीफ दे गई थी। पम्मी बहुत परेशान नजर आ रही थी। आंटी प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही सुभाष की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वह वादा तोड़ दिया। पम्मी की बातों पर लता देवी ने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद की थी। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, यह सब सिर्फ समय का मार है, क्योंकि सुभाष और शोभा का कोई जोड़ नहीं। 2 दिन के बाद ही नई शादी का भूत उसके सर पर सवार है और वह निभाना चाहता है, तो यह भ्रम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है और तुम देखना जो जिसका होता है उसे मिल जाता है। सुभाष तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। याद रखना तुम वह उसे फिर से दिलासे देती। उसका हौसला बढ़ा रही थी। मम्मी ने अपने आंसू साफ किए। चलो नाश्ता करो मेरी जान।
अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे कैसे मुकाबला करोगी? और वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं है हमारा मुकाबला कर सके। लता देवी ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया। तब वह हाँ में सिर हिला गई थी। अब निकलोगी बाथरूम से या अंदर ही रहना है? सुभाष बराबर बाथरूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। शोभा थी कि उसे 1 घंटा हो गया था, वह बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। ऐसे में सुभाष का गुस्सा अब तेजी में बढ़ रहा था, जबकि वह बार बार एक जगह खड़ी अपने कपड़ों के साथ उलझी हुई थी। उसके ब्लाउज की जिप बंद ही नहीं हो रही थी। वह सावर लेकर उस वक्त ठंड से कांप रही थी और अपने डीप गले ब्लाउज को देखती शर्म से पानी पानी हो रही थी। कितना अच्छा होता कि यह बाहर चली जाते, मैं कोई और अलमारी से अपना दूसरा ब्लाउज निकालती। एक बार फिर जिप के साथ जंग करते हुए वह बुरी तरह से रोनी सी शक्ल बनाते सोच रही थी, शोभा मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दूसरी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर आऊंगा, फिर बैठकर रोती रहना। बाहर से सुभाष का गुस्सा भरा आवाज सुनते वह थूक निकलते अपना हल गीला करती आगे बढ़कर दरवाजा खोल गई। सामने ही ज्वालामुखी खड़ा था। हटो रास्ते से, वह उसको बाजू से थामे। उसे डरा गया था। अब वह खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा कि एक पल को उसके कदम वही रुके। वह अपनी खसकते ब्लाउज को बड़ी मुश्किल से संभालते सीने पर थाम गई थी, जबकि उसकी पूरी कमर अब उसे साफ दिखाई दे रही थी। क्या बेशर्मी है, यह कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? सुभाष के खून में शोले फूटे थे। वह घबराकर उसकी तरफ पलटी नहीं। वह जिप बंद नहीं हो रही। पलके उठाते झुकाते वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, बंद नहीं हो रही तो क्या इस हालत में बाहर जाओगी? वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। आप जाओ ना बाथरूम में, आपने इतना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं हो रही? वह उसे अपने पास आता देखकर बड़ी डर से अपने कदम पीछे ले गई थी। सुभाष ने एकदम उसकी कमर पर हाथ डाले, उसे थामे, अपनी तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने पर जा गिरी थी। दोनों ही की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। सुभाष अपने जज्बात पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। हाथ पीछे ले जाते उसकी जिप को ऊपर की तरफ खींचते बंद करने लगा था, जबकि उस बीच दोनों की निगाहें एक दूसरे में मिली थी। एक ने भी अपनी पलक नहीं झुकाई थी। जिप बंद करते वह उसे धीरे से छोड़ गया और बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। झट से दरवाजा बंद कर गया। उफ, कितने गुस्से वाले हैं। मेरी तो पहले ही इनसे जान जाती थी, अब तो पत्नी बन गई हूँ। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, मेरा क्या होगा? ऊपर देखते गहरा सांस भर गई थी। फिक्र क्यों कर रही हो? कौन सा यह रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? आंटी तो इतनी सफाई से इस रिश्ते को खत्म कर देंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुस्से से सोचते मुस्कुराई थी। ड्रायर से अपने बालों को सूखा करते हुए आसपास से बिल्कुल बेखबर हो गई थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा निशाना था। वह अपने बालों से इश्क ही तो करती थी, वह उनकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। यही वजह थी कि शोभा के बाल बहुत खूबसूरत थे। आसपास से बेखबर होकर अपने बालों को संवार रही थी। सुभाष कब उसके पास आकर खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं चला। वह तो जब सुभाष ने उसके हाथ से ट्राई लिया तो वह चौंकी थी। सूख गया अब सब कुछ, अब हटो यहाँ से, मुंह बनाकर कहता अब अपने बाल सुखा रहा था। शोभा के माथे पर बल पड़े लेकिन बिना कुछ कहे वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर उसके तरफ मुंह फेर कर पूछने लगा। बाहर, और कहाँ? रुको, हम दोनों एक साथ चलते हैं। वह ड्रायर को तेजी से अपने बालों में घुमाता बोला, आप इतना वक्त लगा रहे हैं, देखिए तो कितना टाइम हो गया है। पता भी है, आंटी ना जाने कितना गुस्सा हो रही होंगी। मैंने देर करवाई है, तुमने जो बाथरूम में घुसकर बैठ गई थी और निकलना ही भूल गई, वह उस पर भड़का था। शोभा ने मुंह बना लिया। चलो अब वह उसे लिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपना चेहरा ठीक करो। अब की बार गहरी नजरों से उसको सर से पैर तक देखते कहा, मेरी शक्ल ही हंसी है। वह तड़प कर बोली थी। सुभाष ने माथे पर बल डाले, उसे घूरा था।
शोभा जितना कहूँ उतना ही किया करो। मुझे फालतू की बहस करने वाली यह आदत तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो आप शुरू से ही अच्छे नहीं लगते। बेकाबू शोभा के मुंह से उसका शब्द फिसला था। एक पल को वहां चुप्पी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था भगवान ने वह तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, इसलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। इस जुबान को कंट्रोल में रखा करो। वह वार्निंग करता बाहर निकला तो शोभा उसकी बात पर अपने आंसू पीते उसके पीछे ही निकली थी। नाश्ते की टेबल पर गजेंद्र साहब और लता देवी के साथ पमी भी बैठी हुई थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी। फिलहाल उसका यहाँ कितने दिन का रुकना था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियां उतरते हुए अपनी आंटी की नजरों से डरती हुई पीछे छुपी थी। सुभाष ने अपनी माँ और पापा के पैर छुए। उसने आशीर्वाद ली। गजेंद्र साहब ने उन दोनों को आशीर्वाद देते बेटे को गले से लगा लिया और शोभा के सर पर हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठे थे। शोभा की नजरें झुकी हुई थी। शोभा बेटा नाश्ता करो, और उसे यूं ही बैठा देखकर गजेंद्र साहब ने उससे बात की तो वह घबराकर नाश्ते की प्लेट में नाश्ता डालने लगी। एक नजर अपनी आंटी को देखते जो उसे ही घूर रही थी, फिर से नजरें झुकाती प्लेट से अपने मतलब की चीजें लेती खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे सुभाष से छुपी ना रह सकी। अरे बेटे, आज तो आप दोनों की रिसेप्शन है, तो आपको वहां जाना बहुत जरूरी है। अपने काम से छुट्टी ले लो। गजेंद्र साहब ने सुभाष की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा था। नहीं पापा, जाना बहुत जरूरी है, और यह रिसेप्शन कोई पहले से प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता। बट मैं जल्दी आने की बहुत कोशिश करूंगा। वह उससे प्यार से बात करता अपने खाने की टेबल से उठा था, तो भाभी उसके पीछे ही उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? सुभाष ने उसे टूका। वह आपकी तैयारी में मदद करनी है ना। शोभा का सारा कॉन्फिडेंस कहीं छूम अंतर सा हो गया था। जिस अंदाज से उसने सुभाष के साथ रूम में बात की थी, उस वक्त सामने खड़ी शोभा तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ सके। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। वह उसे धीमे शब्दों में डपटता हुआ वहां से चला गया। गजेंद्र साहब को भी कॉल आने लगी तो वह भी उठ गए। अब टेबल पर लता देवी और पम्मी और शोभा ही थे। शोभा डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। यह सब बस एक दिखावा है, उसे सच ना समझ लेना। लता देवी ने अपनी चेयर के साथ टेक लगाते उसे अपनी बात पर ध्यान दिलवाया। शोभा अपने होठ भी गई। ठीक होगा, तुम ऐसे हालात पैदा करो कि सुभाष तुम्हें खुद छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही खोने के लिए। वह उसे ठंडे शब्दों में धमकी दे रही थी। शोभा ने नम आंखों से उन्हें देखा। मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही है? और नफरत उसके आंसू गले में फंसने की वजह से बात पूरी ना कर पाई थी। नफरत बहुत छोटा शब्द है शोभा। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तुम्हें सारी जिंदगी अपने बेटे के साथ देख सकूंगी। वह सब मैं नहीं कर सकती। मेरा वार सहने की तुम्हें ताकत नहीं, इसलिए ठीक होगा मेरे बेटे की जिंदगी से खुद ब खुद निकल जाओ। वह फिर से उसे डपट रही थी और बोल रही थी तो शोभा बड़ी मुश्किल से पर कंट्रोल करते उठी थी। अपने कमरे की तरफ भागी थी कि कमरे से निकलते सुभाष के साथ बुरी तरह से टकरा गई। सुभाष ने जब अपने से टकराते उसे देखा तो उसकी कलाई थामे अपनी तरफ खींचा। वे सीधा उसके सीने से जा टकराई थी। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो? वह शोभा के दिमाग में लता देवी की बातें गूंज रही थी। तुम खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो ठीक है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वह होठ भी एक तरफ को हटती सुभाष को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, सुकून से रहोगी और सबको रहने दोगी। वह धीमे शब्दों में कहता सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसकी चौड़ी छाती देखती रह गई। आपकी माँ ने सुकून से रहने दिया तो रहूंगी ना? वह गुस्से से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसे एक अजीब सिचुएशन पर जिंदगी ले आई थी। ना वह आगे बढ़ पा रही थी, ना पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन का फंक्शन सुभाष ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजाम भी खुद किए थे।
इतने कम टाइम में वह खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को बहुत ही प्यारा सा सजाया गया था। सुभाष के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे कुछ ही देर बाद शोभा छीनने वाली थी। वह स्टेज पर दुल्हन बनी सुभाष के साथ बैठी एक कमसिन सी परी लग रही थी। इसके हुस्न की तारीफ हर जगह हर कोई करता रहा और पम्मी गुस्से से तड़प रही थी। खूबसूरत तो वह भी थी, लेकिन वह सुभाष के ही उम्र की थी कि शोभा उससे कम 10 साल छोटी थी कि ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप भी उसी अंदाज में किया। वह अपनी उम्र से बड़ी नहीं लग रही थी। उसका असल रूप उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसकी सब सहेलियां उस वक्त उसके पास स्टेज पर मौजूद थी और उसे छेड़ रही थी। वह उनकी बातों का भी कम ही जवाब दे रही थी। उषा, मुझे बाथरूम जाना है। अचानक से वह अपनी एक दोस्त के कान में घुसकर बोली। उसे चौंका गई तो वह उसे लिए स्टेज से उतरी और बाथरूम की तरफ चल दी। शोभा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अभी वह जो करने का सोच रही थी, उसे सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। ना जाने उसके इस व्यवहार से सुभाष पर क्या असर होगा, लेकिन उसे यह सब करना था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। वह डरते डरते बाथरूम से बाहर निकली। उषा के साथ चल पड़ी। स्टेज की तरफ जा रही थी कि एक पल को उसने उषा का हाथ छोड़ा। सब तरफ निगाहें दौड़ाई। अगले ही पल सामने से आता सुभाष को देखा। सारे शब्द में ही दम तोड़ गए थे। सबकी नजरें उन दोनों पर उठी। देवी कुछ धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन शोभा की चुप्पी उन्हें गुस्सा दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने सुबह से कुछ कहना है। उसकी बात पर सब ने उसकी तरफ ध्यान दिया। जो भी कहना सोच समझकर कहना। बंद कमरे में की गई गलती की माफी है, सबके सामने किए गए गलती की माफी नहीं। सजा जरूर मिलेगी। वह उसके करीब होता, उसके आसपास चक्कर लगाता बोल गया था। इसलिए शोभा का रोम रोम सुलग उठा था। मैं आपसे डरती नहीं, समझे? मुझे सुभाष के साथ नहीं रहना, मुझे आपसे। बकवास बंद करो शोभा। उसके पास जाता उसकी कलाई जोर से थाम गया। शोभा का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ ठहरा था। दिल ही दिल में वह सुभाष से बुरी तरह से डर भी रही थी। छोड़िए मुझे, वह उसके कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा, कुछ ने शक भरी निगाहों से, कुछ ने अविश्वास से उन दोनों को देखा जो हॉल से बाहर निकल गए थे। सुभाष उसे लिए होटल के पिछली साइड आया था। वह वार्निंग करता बाहर निकला तो शोभा उसकी बात पर अपने आंसू पीते उसके पीछे ही निकली थी। नाश्ते की टेबल पर गजेंद्र साहब और लता देवी के साथ पमी भी बैठी हुई थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी। फिलहाल उसका यहाँ कितने दिन का रुकना था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियां उतरते हुए अपनी आंटी की नजरों से डरती हुई पीछे छुपी थी। सुभाष ने अपनी माँ और पापा के पैर छुए। उसने आशीर्वाद ली। गजेंद्र साहब ने उन दोनों को आशीर्वाद देते बेटे को गले से लगा लिया और शोभा के सर पर हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठे थे। शोभा की नजरें झुकी हुई थी। शोभा, बेटा नाश्ता करो। और उसे यूं ही बैठा देखकर गजेंद्र साहब ने उससे बात की तो वह घबराकर नाश्ते की प्लेट में नाश्ता डालने लगी। एक नजर अपनी आंटी को देखते जो उसे ही घूर रही थी, फिर से नजरें झुकाती प्लेट से अपने मतलब की चीजें लेती खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे सुभाष से छुपी ना रह सकी। अरे बेटे, आज तो आप दोनों की रिसेप्शन है, तो आपको वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अपने काम से छुट्टी ले लो। गजेंद्र साहब ने सुभाष की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा था। नहीं पापा, जाना बहुत जरूरी है, और यह रिसेप्शन कोई पहले से प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता। बट मैं जल्दी आने की बहुत कोशिश करूँगा। वह उससे प्यार से बात करता अपने खाने की टेबल से उठा था, तो भाभी उसके पीछे ही उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? सुभाष ने उसे टूका। वह आपकी तैयारी में मदद करनी है ना। शोभा का सारा कॉन्फिडेंस कहीं छूम अंतर सा हो गया था। जिस अंदाज से उसने सुभाष के साथ रूम में बात की थी, उस वक्त सामने खड़ी शोभा तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ सके। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। वह उसे धीमे शब्दों में डपटता हुआ वहां से चला गया। गजेंद्र साहब को भी कॉल आने लगी तो वह भी उठ गए।
अब टेबल पर लता देवी और पम्मी और शोभा ही थे। शोभा डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। यह सब बस एक दिखावा है, उसे सच ना समझ लेना। लता देवी ने अपनी चेयर के साथ टेक लगाते उसे अपनी बात पर ध्यान दिलवाया। शोभा अपने होठ भी गई। ठीक होगा, तुम ऐसे हालात पैदा करो कि सुभाष तुम्हें खुद छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही खोने के लिए। वह उसे ठंडे शब्दों में धमकी दे रही थी। शोभा ने नम आंखों से उन्हें देखा। मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही है? और नफरत उसके आंसू गले में फंसने की वजह से बात पूरी ना कर पाई थी। नफरत बहुत छोटा शब्द है शोभा, मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तुम्हें सारी जिंदगी अपने बेटे के साथ देख सकूंगी। वह सब मैं नहीं कर सकती। मेरा वार सहने की तुम्हें ताकत नहीं, इसलिए ठीक होगा मेरे बेटे की जिंदगी से खुद ब खुद निकल जाओ। वह फिर से उसे डपट रही थी और बोल रही थी तो शोभा बड़ी मुश्किल से पर कंट्रोल करते उठी थी। अपने कमरे की तरफ भागी थी कि कमरे से निकलते सुभाष के साथ बुरी तरह से टकरा गई। सुभाष ने जब अपने से टकराते उसे देखा तो उसकी कलाई थामे अपनी तरफ खींचा। वे सीधा उसके सीने से जा टकराई थी। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो? वह शोभा के दिमाग में लता देवी की बातें गूंज रही थी। तुम खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो ठीक है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वह होठ भी एक तरफ को हटती सुभाष को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, सुकून से रहोगी और सबको रहने दोगी। वह धीमे शब्दों में कहता सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसकी चौड़ी छाती देखती रह गई। आपकी माँ ने सुकून से रहने दिया तो रहूंगी ना? वह गुस्से से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसे एक अजीब सिचुएशन पर जिंदगी ले आई थी। ना वह आगे बढ़ पा रही थी, ना पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन का फंक्शन सुभाष ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजाम भी खुद किए थे। इतने कम टाइम में वह खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को बहुत ही प्यारा सा सजाया गया था। सुभाष के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे कुछ ही देर बाद शोभा छीनने वाली थी। वह स्टेज पर दुल्हन बनी सुभाष के साथ बैठी, एक कमसिन सी परी लग रही थी। इसके हुस्न की तारीफ हर जगह हर कोई करता रहा और पम्मी गुस्से से तड़प रही थी। खूबसूरत तो वह भी थी, लेकिन वह सुभाष के ही उम्र की थी कि शोभा उससे कम 10 साल छोटी थी कि ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप भी उसी अंदाज में किया। वह अपनी उम्र से बड़ी नहीं लग रही थी। उसका असल रूप उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसकी सब सहेलियां उस वक्त उसके पास स्टेज पर मौजूद थी और उसे छेड़ रही थी। वह उनकी बातों का भी कम ही जवाब दे रही थी। उषा, मुझे बाथरूम जाना है। अचानक से वह अपनी एक दोस्त के कान में घुसकर बोली। उसे चौंका गई तो वह उसे लिए स्टेज से उतरी और बाथरूम की तरफ चल दी। शोभा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अभी वह जो करने का सोच रही थी, उसे सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। ना जाने उसके इस व्यवहार से सुभाष पर क्या असर होगा, लेकिन उसे यह सब करना था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। वह डरते डरते बाथरूम से बाहर निकली। उषा के साथ चल पड़ी। स्टेज की तरफ जा रही थी कि एक पल को उसने उषा का हाथ छोड़ा। सब तरफ निगाहें दौड़ाई। अगले ही पल सामने से आता सुभाष को देखा। सारे शब्द में ही दम तोड़ गए थे। सबकी नजरें उन दोनों पर उठी। देवी कुछ धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन शोभा की चुप्पी उन्हें गुस्सा दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने सुबह से कुछ कहना है। उसकी बात पर सब ने उसकी तरफ ध्यान दिया। जो भी कहना सोच समझकर कहना बंद। कमरे में की गई गलती की माफी है, सबके सामने किए गए गलती की माफी नहीं। सजा जरूर मिलेगी। वह उसके करीब होता, उसके आसपास चक्कर लगाता बोल गया था। इसलिए शोभा का रोम रोम सुलग उठा था। मैं आपसे डरती नहीं, समझे? मुझे सुभाष के साथ नहीं रहना, मुझे आपसे। बकवास बंद करो शोभा। उसके पास जाता उसकी कलाई जोर से थाम गया। शोभा का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ ठहरा था। दिल ही दिल में वह सुभाष से बुरी तरह से डर भी रही थी।
छोड़िए मुझे। वह उसके कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा, कुछ ने शक भरी निगाहों से, कुछ ने अविश्वास से उन दोनों को देखा जो हॉल से बाहर निकल गए थे। सुभाष उसे लिए होटल के पिछली साइड आया था, जहां उस वक्त अंधेरा था, कोई नहीं था। वहां से लाता उसका हाथ जोर से झटका, उसे झकझोड़ा और वह गोल गोल घूमती उसके सामने खड़ी हुई थी। गहरी सांस भरती डर से उसे देखने लगी, जो उसको खूंखार नजरों से देख रहा था। क्या बकवास करने लगी थी अंदर? वह बोला नहीं दहाड़ा था। शोभा ने डरकर अपनी आंखें जोर से बंद की थी। आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो, वह उसे कंधों से पकड़ते चिल्लाया था। शोभा का पूरा बदन कांपने लगा था। उसके पास सुभाष की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह सिसकी भरती उसके काली आंखों को देखने लगी। बोलो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज पहली बार वह सुभाष को इस तरह गुस्से में देख रही थी। मैं सबके सामने आज आपसे डिवोर्स, वह कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? दांत चबाता उसे बोलने पर उसका रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है। आपको मुझे छोड़ना होगा, वरना। शोभा भी अब बिना रुके अपने टोन में वापस आई थी। वरना क्या? उसने उसे वार्निंग किया। मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी, आप नामर्द है। आपका मुझसे कोई रिलेशन नहीं, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके, इसलिए मुझे आपसे। वह बेधड़क बिना रुके बोलती जा रही थी, बिन रुके अपने अंजाम की भी परवाह नहीं की। उसे यह तक पता नहीं चला कि वह जिस आदमी के बारे में यह बात कर रही है, वह सामने ही खड़ा है। बिल्कुल चुप से वह उसे सख्त निगाहों से देख रहा था। शोभा के जिस्म में कपक भी सवार हो गई थी। वह जानती थी कि अब सुभाष उसे नहीं छोड़ेगा, वह सख्त सजा देगा। उसकी गंभीर चुप्पी पर उसने कांपते हुए सुभाष की आंखों में देखा। यह सब कहकर थरथर कांप रही थी। वह एक पल को रुक गया, ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। वह 2 कदम उसके करीब होता स्टॉप अंदाज में उसे देखने लगा। दोनों के बीच तय हुआ, तुम जाओ अंदर और सबके सामने यह शब्द कहो, यह सुभाष का वादा है। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हें दे दूंगा। वह उसे साफ साफ शब्दों में कहता उसकी सांसें खींच गया। चलो, वह उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ गया। एक पल को रुका। शोभा उसके सीने से जा टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कर सकी तो आज की रात बहुत अच्छे से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ, और किस किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ और बोलो यह सब हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या शोभा सुभाष को सबके सामने यह सब बोल देगी? क्या उसे सुभाष से छुटकारा मिलेगा या नहीं? और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त।